निधि, am I audible? निधि, Yes, ma'am. ओके, तुमने कर लिया ये पूरे नोट्स? Not yet, ma'am. Okay, do it as soon as possible because your exams are on your head. Yes, ma'am. Okay. We are almost completed with modern history. Today I'll discuss the questions किस टाइप के आते हैं. जी. Then you will be starting with your polity. Okay, ma'am. उसके बाद होपफुली शायद हम जीएस शुरू करेंगे. वो सॉरी, जनरल साइंस. तुम लोग कह रहे हो तुम्हें आता है उसमें सब. तुमने कहा ना इनके. हाँ हाँ हाँ. वो कह रहे थे कि इसमें मतलब साइंस वाले ये नहीं बोला ना आप तुम जनरल साइंस. तो कोई अभी पेपर नहीं एक ये था ना. चलो ठीक है, वेल वी विल सी टू इट. वो भी आपने बोला जनरल साइंस सब में ही आती है, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है. मेन बायो का ही रहता है, वैसे सब रहता है बट मेन बायो का रहता है. बायो का मैं तुम्हें जब पढ़ाऊंगी तब आगे चलेंगे. अब तुम ज्यादा जानते हो, मैं क्या करूं. किसमें? जनरल साइंस में. ठीक है. देश से, उनके टाइटल से, उनके नाम है. ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं. अब आएंगे तो दे विल गेट बैक टू इट. जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन बोलूंगी, ऑप्शन बोलूंगी, तुम लोग आंसर चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं चाहो तो योर चॉइस. Who among the following is known to have founded the academic association? पहला ऑप्शन है हेनरी विवेन डेरोजियो, मधुसूदन दत्ता, मदन मोहन तरकलंकर और सुरेंद्र नाथ टैगोर. अब तुमने ये कौन से नाम पढ़े हैं, कौन से नहीं पढ़े, connect it that way. Who among the following is known to have founded the academic association? Henry Vivian DeRozio, Madhusudan Datta, Madan Mohan Tarkalankar and Surendra Nath Tagore. और कुछ नहीं पढ़ा इसमें से? हेनरी विवेन डेरोजियो कौन सा होगा? एकेडमिक एसोसिएशन. क्यों? सब कुछ तो नोट्स में होगा नहीं. सी, सब कुछ नोट्स में नहीं होगा. तुम्हें दिमाग लगाना है, तुमने क्या पढ़ा है, कौन सी चीज कॉन्फर्म कर सकता है. एकेडमिक एसोसिएशन अंग्रेजी नाम है. सुरेंद्र नाथ टैगोर जी बनाएंगे तो वो कुछ हिंदुत्व वाला बनाएंगे. ठीक है. हेनरी विविन डेरोजियो. सेकंड है, इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज Battalion Azad Hindustan, a legal unit of Indian National Army, that is Azad Hind Force, was formed? Japan, Germany, Italy and Singapore. वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जापान ने रिलीज करा था 42,000 आर्म्स सोल्जर. सिंगापुर में आधा वो भी Singapore. It was formed in Italy. Yes. In which among the following countries Battalion Azad Hindustan, a legal unit of Indian National Army? मैंने क्या क्वेश्चन बोला? नजदीक जब से रहने लगे हो तब से और लेट होने लगे हो. गुड है. मैंने क्वेश्चन के I just narrated a question. In which among the following countries Battalion Azad Hindustan, a legal unit of Indian National Army, a legal unit of, it was not Azad Hind Fauj, it was a unit of Azad Hind Fauj, was formed.
आजाद हिंद फौज के लिए वी डिस्कस जापान, वी डिस्कस सिंगापुर, 2 ऑप्शन एलिमिनेट है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, जर्मन एंड इटली। जापान। लेकिन मैंने बोला आजाद हिंद फौज की एक लीगन वो थी जिसका नाम था बटालियन आजाद हिंदुस्तान, ठीक है, वो कहाँ फॉर्म हुई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। मैंने ऑप्शन दिया जापान, जर्मनी, इटली एंड सिंगापुर। तो क्या मार्क करोगे? जापान एंड सिंगापुर इज आउट बिकॉज वो तो इटसेल्फ वाज रिलेटेड टू आजाद हिंद फौज। आजाद, फिर 2 ऑप्शन बचे, जर्मनी एंड इटली। तुम चुप रहना, जर्मनी एंड इटली ये नया है। Why? Exactly. Yes, yes, I will watch. Don't worry. Curzon Willie, who was murdered by Madan Lal Dhingra in London, he was क्या था वो जो it was murdered by Madan Lal Dhingra, Secretary of the State for India, advisor to the Secretary of State for India, law member and Governor of Bengal. विली कौन से गवर्नर ऑफ बंगाल थे? Secretary of State for India, advisor to the Secretary of State for India. He was a law member or Governor of Bengal. Advisor to the Secretary of State to India. He was advisor. Yes. देखो सब क्वेश्चन तो नरेट होंगे नहीं. You have to run your mind. कि वो अगर Secretary of State for India होगा तो he will be sitting in London. Advisor होगा तो he might be in India. Okay, so you have to run your mind like this way. In which year Sabarmati Ashram was established? 1914, 1915, 1916, 1917. गुड मॉर्निंग. कहाँ थे पंकज? कौन सी छुट्टियां मना रहे हो आप? एग्जाम के नजदीक आके वेकेशन? अच्छा अच्छा, प्रैक्टिकल. डीएवी से हो तुम? अच्छा ओके. मुझे लगा एग्जाम जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे पंकज थोड़ा सोच रहा है एंजॉय किया जाए. कल हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, आज हम क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं. हाँ बोलो. In which year? ये तो तुम बताओगे ना मुझे, अभी क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रही हूँ. In which year Sabarmati Ashram was established? 1914, 1915, 1916, 1917. अगर मगर तो नहीं पूछ रही हूँ. I'm just asking the answer. 14, 15, 16, 17. 15? Yes. 1915. Who among the following was Viceroy of India at the time of partition? ये तो मैं बिना ऑप्शन के बताना चाहिए तुम्हें. My God. Viceroy of India during partition of Bengal. Mountbatten plan हमने अभी डिस्कस किया. Lord Minto, Lord Elling, Lord Chelmsford, Lord Curzon. Thank you. Thanks to you जो मुझे माउंट इतना मेरे पढ़ाने के बाद he is saying Mountbatten plan. Nice. Who among the following is the author of Mahatma Gandhi and his myths? Dominic Leipre, Mark Shepard, Mino Masani, and none of the above. Who among the following is the author of Mahatma Gandhi and his myths? Dominic Leipre, Mark Shepard, Mino Masani, none of the above. थोड़ा सा दिमाग लगाओ. पढ़ा नहीं है भाई, आधे क्वेश्चन वो आएंगे जो तुम्हें पता भी नहीं होंगे. तुम्हें वो जो तुमने पढ़ा है उसको एलिमिनेट करना है कि तो मैंने पढ़ा है, इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं. हाँ, मीनो यू. Yes. Dominic Leipre, Mark Shepard, Mino Masani, and none of the above. सुनो सुनो, तुमसे जब तुमको आंसर पता है नहीं ना, तो you cannot question other person's opinion. तो क्या हो गया? अब हर चीज में इंडिया और वो नहीं लगेगा.
Make this- उन्होंने ही ज्यादा लिखी है, इंडियंस ने कम लिखी है. यू टेल. मतलब अब एक एक सब बता देंगे. नहीं, इट वॉज मार्क शेफर्ड हु रोट महात्मा गांधी एंड स्मिथ. सुनो, इसलिए बोल रही हूँ, लाइफ में एक रूल अपनाओ, नॉट फॉर द क्वेश्चन एवरीवेयर. जब तुम्हें कुछ पता ना हो तो दूसरे को मत उसके लिए क्वेश्चन करो. ओके, ओवर स्मार्ट बनोगे. लॉर्ड वेविल वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया at which of the following events? Lord Wavell was viceroy of India in which of the following events? First session of Roundtable Conference, Cabinet Mission Plan, formation of Congress ministries in the province, and Quit India movement. Cabinet Mission Plan अभी हमने डिस्कस किया है. First session of Roundtable Conference. मैंने अभी आंसर बोल भी दिया, फिर भी you people are not able to gather. My God. Yes, Lord Wavell was during Cabinet Mission Plan. तुम करोगे अब मिक्स. तुम्हारा काम पता है क्या है क्लास में आकर के? At which of the following sessions? तो कल हमने कैबिनेट मिशन प्लान भी हमने अभी डिस्कस किया है. Okay, at which of the following sessions the Indian National Congress adopted a significant resolution against the use of Indian troops in China, Mesopotamia, and Persia? C. At which of the following session Indian National Congress adopted a significant resolution against the use of Indian troops in China, Mesopotamia, and Persia? अब मैं ऑप्शन दूंगी, अब तुम्हें दिमाग कैसे लगाना है. 1920 कलकत्ता सेशन, 23 न्यू दिल्ली सेशन, 1927 मद्रास सेशन, 1931 कराची सेशन. इंडिया कब बोलेगा कि अब हम चाइना और पर्सिया के खिलाफ अपने ट्रूप्स यूज कर सकते हैं, अपनी आर्मी को यूज कर सकते हैं? इंडिया के पास इतनी मतलब पावर कब आई होगी? 1920 के सेशन में आई होगी, 1923 की आई होगी, 27 की आई होगी, 31 की आई होगी? इंडिया कब इतना ज्यादा अब हो गया था कि अब तुम कुछ भी कर सकते हो? यू आर राइट, 27 होगा या 31 होगा, बट फिर भी दिमाग लगाओ. 27 वॉज मद्रास सेशन, 31 वॉज कराची सेशन. कराची सेशन क्या है, नाम से क्या लग रहा है तुम्हें? एक तसल है. जो ये सेशन हो रहा है मुस्लिम्स और इंडियंस का एक तसल है. साथ में नहीं आए, मैं बोल रही हूँ ये सेशन का एजेंडा क्या होगा कराची सेशन का? इसके जो मुद्दे होंगे वो मुद्दे होंगे हिंदू मुस्लिम वाले. तो बचा क्या, बचा क्या? 1927 मद्रास, जहां पे वो कुछ बड़ा सोच लेकर के आए. कैसे दिमाग लगाओगे? व्हाट आई सेड कि भाई इंडियंस ने कभी ये चीज अपने सेशन में रखी कि अब हम चाइना के खिलाफ, मेसोपोटामिया के खिलाफ, पर्सिया के खिलाफ अपने ट्रूप्स भेज के उनकी लड़ाई कर सकते हैं. 1920 में तो उनको खुद चंपारण सत्याग्रह और ये सब में वो लड़ रहे थे, वो क्या ऐसा बड़ा डिसीजन लेते? 23 में न्यू दिल्ली सेशन में भी सेम उनकी लड़ाइयां चल रही थी. 27 में होता है मद्रास सेशन, काफी हद तक अब सत्याग्रह देख लिया, अब भारत छोड़ो की तरफ एक लड़ाई बढ़ रही है, इंडिविजुअल सत्याग्रह चल गया, काफी लड़ाइयां देख ली हैं. तो आता है मद्रास सेशन. 1931 का कराची सेशन, 31 में भी वो बहुत उग्र थे, लेकिन सेशन का एजेंडा क्या होगा अगर वो कराची में बेस्ड? वो वर्ल्ड की बात तो करेंगे नहीं, वो लड़ मड़ के करेंगे अपनी बात कि हमें हिंदू दो, हमें मुस्लिम दो. तो कौन सा सेशन बचा जहां पे थोड़ा एक अलग बात हुई होगी? मद्रास सेशन. यू हैव टू रन योर माइंड लाइक दिस. एग्जाम में ऐसे मत बैठे रहना कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं. जो पढ़ा है उससे चीजों को एलिमिनेट करो. यस, यस, हाँ हाँ, राइवल इन्होंने बोला था कि वी विल बी राइवलिस्टिक. वो तो वही है जो तुमने पढ़ा है ना, तुम उसे भी ठीक से पढ़ो, यू विल बी एबल टू एलिमिनेट मोस्ट ऑफ द थिंग. नेहरू रिपोर्ट का वो राइवलिस्टिक वर्जन हो. ये तुम्हें पता है कि कराची सेशन जो हो रहा है उसमें क्या इनके फिर से अपने ही मुद्दे होंगे इनके. ये वर्ल्ड की तो बात छोड़ो, अब ये फिर से घूम फिर के कहाँ आ गए होंगे कि हमें पाकिस्तान चाहिए और हमें इंडिया चाहिए. तो बचा मद्रास सेशन जहां पे उन्होंने थोड़ा एक कुछ अलग बात करी होगी. गॉट इट? हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन हैदराबाद? अब देखना, देवी सिंह, खान बहादुर खान, अहमदुल्ला, सोनाजी पंत. दिमाग लगाओ. देवी सिंह, हैदराबाद. सोनाजी पंत. ओके, वेरी नाइस. हाउ हाउ निधि? तुक्का मारा या यू नो? मैम तुक्का ही है वैसे तो, बट ये है कि नेम थोड़ा उससे एग्जैक्ट.
एक तो सुना हुआ था और उससे रिलेटेड ही था। एलिमिनेट, यस। अहमदुल्ला कोई हमारे थे नहीं, हमने दूर दूर तक किसी अहमदुल्ला को पढ़ा नहीं था। बहादुर खान कहीं और से लड़ रहे थे, मेरठ या कानपुर से। देवी सिंह जो थी, नो एनी आइडिया, क्या हैदराबाद में कोई देवी सिंह जाके लड़ रही होगी। बची कौन? सोनाजी पंत। The Bombay Association 1852, the first political association in Bombay Presidency, was founded by whom? दादा भाई नारोजी, ध्यान से सुनना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सर सैयद अहमद खान और जगन्नाथ शंकर सेठ। Bombay Association, the first political association in Bombay Presidency, was founded in 1852 by Jagannath Shankar Seth, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सैयद अहमद खान। थोड़ा दिमाग लगाओ ये। वेरी नाइस। क्योंकि दादा भाई नौरोजी वॉज अ पर्सिया, क्यों आके कोई जबरदस्ती एक रैंडम सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे सबके लिए? टारगेट करेंगे तो पर्शियंस को टारगेट करेंगे। शंकर शेठ लिखाया होगा। सुरेंद्रनाथ, निधि प्लीज। सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी हैं, बनर्जी, ही इज फ्रॉम बंगाल। गॉट इट। सर सैयद अहमद खान, he is already a minority person, वो एक political organization as a whole क्यों create करेंगे? लिखाया है। हाँ गुड है, लिखाया है तो गुड है, नहीं लिखाया है तो ये मत बैठे रहना कि हमने पढ़ा नहीं। मैं ऑप्शन सारे पास के हैं उसमें 1851 बट नहीं ना, उन्होंने ऑलरेडी तुम्हें क्लियर कर दिया बॉम्बे में बनाई है। हाँ तो तुम बॉम्बे में, कोई बंगाल का आके तो बनेगा नहीं हीरो कि भाई मैं बनाता हूँ एक ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे में बैठ के। बंगाल में बना सकते हो, बॉम्बे में नहीं बना। बॉम्बे में कोई बॉम्बे वाला ही बनाएगा। दादा भाई नौरोजी वॉज अ पर्शियन और सर सैयद अहमद खान वॉज अ मुस्लिम। दो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, वो भी कोई एक होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करेंगे नहीं। निधि प्लीज म्यूट योर सेल्फ। Consider the following statement about which act abolished East India Company and transferred the power of the government territories and revenue to the British Crown? ये मैंने पढ़ा है। Charter Act of 1853, Government of India Act 1858, Indian Council Act of 1861 and Indian Council Act of 1892. Charter Act of 1853, Government of India Act 1858, Indian Council Act 1861 and Indian Council Act of 1892. No. ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को जिसने ट्रांसफर किया था टू ब्रिटिश क्राउन। यस। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। My God, what is this, yaar? This is a very major question. What? रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। क्या पढ़ाया था मैंने? उस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को झटका लगा तो क्वीन ने 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। Who was the first president of the Eastern Presidency of Fort William, Calcutta? Sir Charles Eade, Sir James II, Sir John Sherman, Sir Lely। जो प्रेसिडेंट थे फोर्ट विलियम, ब्रिटिश की फैक्ट्री के सबसे पहले कैलकाटा में, बताओ बताओ। सर चार्ल्स एरे, सर जेम्स टू, सर जॉन सरमन, सर लेली। क्या? वो तो पहले से चार्टर एक्ट उसके बाद में आया होगा। क्या कह रहे हो तुम? किस क्वेश्चन के लिए कह रहे हो? पहले के लिखा है, मतलब जो पहले हुए थे। पहले सिर्फ चार्टर एक्ट ही आए थे, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए हैं आफ्टर 1857। मैंने नहीं लिखा है, वो ऐसे ही है। Who was the first president? मैं आप कुछ पूछ रही हूँ। Of Eastern Presidency of Fort William, Calcutta. Sir Charles Eare, Sir James II, Sir John Sherman, Sir Lely।
सर चार्ल्स एरे, सर जेम्स टू, सर जॉन सोरमन, सर लेली। Sir Charles Aaron. Yes. He was the first ever president of Eastern Presidency of Calcutta. Mir Qasim transferred his capital, ये भी मैंने पढ़ाया, from Murshidabad to which of the following places? Mir Qasim transferred his capital from Murshidabad to which of the following places? Alinagar, Munger, हिंगलगंज और कैथरगढ़। ऑप्शन दिमाग लगाओ, तुमने जो पढ़ा है वही आंसर होगा। अलीनगर, मुंगेर, हीलगंज और कथिहर। मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ये मैंने क्लास में बताया है, तो ये पहले बोलना है, मेरे बोलने से पहले तुम्हें आंसर करना है, इफ यू नो द आंसर। ओके। फेमस हिस्टोरियन ग्रांट डफ gave the title of Napoleon of Maratha to whom? नेपोलियन ऑफ मराठा किसे कहा जाता था? इट इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव एंड बाजीराव टू। क्या तुम? ओके, तुम लिखे। फेमस हिस्टोरियन ग्रांट डफ गिव द टाइटल नेपोलियन ऑफ मराठा टू हूम? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव एंड बाजीराव टू। बाजीराव वन, यार इसका मूवी भी, ही वाज द सुपीरियर अमंग दोस। जो टू आएंगे ना, सी देखो, जो टू आएंगे वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है, जो वन है वो सब प्रोमिनेंट है। शिवाजी वन हो, बाजीराव वन हो, और whosoever one is concerned. Fine. During the time of William Bentinck, the presidency of Bengal was divided into how many divisions? 13, 13, 16, 20, 22. Presidency of Bengal. जब विलियम बेनेटिक रूल कर रहे थे तो उसको कितने डिवीजन में डिवाइड करा गया था? ये मैंने नहीं पढ़ा है, बट तुम खुद ही सोचो, जब जिसके दो पार्ट करने पड़े, वेस्ट और ईस्ट, तो वो कितना बड़ा होगा, उसमें कितने डिविजन्स होंगे? 13, 16, 20, 22। Yes, 20. 20 is the answer. The laws made under which of the following act of the Government of India Act were to be called as acts? Charter Act of 1833, Charter Act of 1813, Charter Act of 1853 या Indian Council Act of 1861? किसमें बोला गया कि इस चार्टर के अंदर जो लॉ बनाए जाएंगे उन्हें एक्ट कहा जाएगा? वैसे ही पॉलिटिक्स से लिंक्ड है, बट स्टिल हमने ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बोला गया था कि जो भी इसके अंदर लॉज बनेंगे, जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर के आएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्ट्स आगे जाके। फाइन, यस, ये तो आना ही चाहिए यार, होपफुली। Which of the following act ended the recognition and activities of East India Company as a commercial body? अब आप कोई भी कमर्शियल व्यापार नहीं करेंगी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1780? Yes, Charter Act of 1833. जब ये लोग चला रहे थे, तो लगाने शुरू कर दिए थे, तो पहले फर्स्ट ईयर में, Yes. तो फाइनली जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, तब उन्हें लगा कि इंडिया में एक मेजर हमारे खिलाफ लड़ाई तैयार हो रही है, तो इससे अच्छा हम कंपनी को वापस बुला के हम डायरेक्ट रूल करें। यस, 1858। हाँ, धीरे धीरे ना, पहले चाइना और टी का सिर्फ छोड़ा, बाकी सब ले लिया। फिर 33 में उन्हें बोला कि अब सारी कमर्शियल पावर आपकी खत्म है। ठीक है, 1853 में क्या था, मतलब ये चार्टर एक्ट में था, 1853 was the Charter Act। 1858 जब पावर ट्रांसफर हुई तब आया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो
मतलब मैम इसमें पॉइंट क्या है कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे चार्टर एक्ट 1813 में तो हमें पता है कि उन्होंने ट्रेड को कर दिया था। 1853 के वही थे ना, कहीं पे इलेक्ट्रोड पे चेंजेस करे गए कि अब आप इतना पोर्शन जो है आप इतना वहां से लड़ सकते हो, इतनी सीट्स में लड़ सकते हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी। जब तुम पॉलिटी पढ़ोगे तुम सारे एक्ट ये बहुत होलिस्टिकली पढ़ोगे। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ मॉडर्न डे, इसलिए मैंने पढ़ाया भी नहीं। बट यही था कि 1780 पहले उन्होंने काउंसिल का साइज कम किया, फिर उन्होंने गिफ्ट देना बंद करवाए, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करवाया, फिर उन्होंने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे, फिर उन्होंने बोला कि अब आप यहाँ से अपना कमर्शियल ट्रेड खत्म करो। तब फिर भी उनके पास पावर है, कॉटन और चाइना के साथ आप कर सकते हो। फिर एक एक्ट से वो भी छीन लिया। फिर एक एक्ट में उन्होंने बोला आप जो सिविल सर्वेंट है उन्हें ऐसे अपॉइंट नहीं करोगे, एग्जाम होगा, उसका सेंटर लंदन में होगा। ऐसे करके डिफरेंट एक्ट्स ने डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस थोपे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। Who among the following founded the RV Puram movement? T.K. Madhavan, K.P. Keshava, Sri Narayan Guru और K. Kelappan? Who among the following founded RV Puram movement? T.K. Madhavan, K.P. Keshava, Sri Narayan Guru और K. Kelappan? Sri Narayan Guru. Yes. Good morning. Demo class. Okay, fine. Please set. कौन सा मूवमेंट का नाम क्या बोला था आपने? अरावी पूरम मोमेंट। अब ये पढ़ा जो पढ़ा है वो ही नहीं, वो नहीं तुम। श्री नारायण गुरु। Yes, Sri Narayan Guru was the founder. Who is this? Nitin Mehra. Okay. The first, actually, we have completed with the modern history. Today, we are revising the questions that will come in the exams, demo questions, basically. Okay, so you have to go through the lectures. If you encounter any of the problem, just tell sir, he will tell me, I will come and answer your queries. Fine. Meanwhile, do it as soon as possible because you don't have time. You're appearing for that ROARO or what? Or what else? Executive officer also. Okay, okay, fine. So you have background in history, arts or science? Okay, okay. Then you'll be requiring a little more efforts. Okay, but you'll cover up. The first, सुनो, जो पूछना है मुझसे पूछो। क्या पूछ रहे हो उससे? किसने? कब करोगे मतलब? अच्छा तुम्हें तो तुम कब करने वाले हो? या आरो की बात करोगे? लिखना शुरू करो, ये वीडियोस देखना शुरू करो। क्योंकि इनका कुछ नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू। हाँ, देयर इज सम प्रॉब्लम है। अब चल रहा है। उनकी दिक्कत ये है कि उनका एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो एंड्रॉइड पे ले तो लिया तुमने एंड्रॉइड शायद। चल रहा है ना पापा? तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा है? तो अब एप्पल ही घुमाते रहोगे लाइफ टाइम, या तुम लोगे एंड्रॉइड? थोड़ा पढ़ोगे उसको देख के। मुझे समझ नहीं आता व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पीपल बाइंग द आईफोन। एक तो इतना महंगा उसका कॉस्ट है, एप्स का उसमें इशू है, देन यू पीपल हैव टू गो फॉर समथिंग एल्स अगर तुम्हें कुछ और करना है, और ऊपर से यू पीपल रेज द कंपटीशन इन मार्केट। गो फॉर एंड्रॉइड फोन है, दैट इज द इशू आल्सो। बट ओके, ठीक है, हो गया। जब कोई जोक चले ना उसको 1 मिनट से ज्यादा नहीं एक्सटेंड नहीं करते। The first cotton mill in India was established in which of the following year? 1825, 55, 62, 1818. Please use your mind. First ever cotton mill. Cotton के base पे British played whole of the game. So just find out when it was first established. 1818, 1825, 1855 or 1862. 1818, 1825, 1855 or 1862. Nidhi, even you can also answer. 1818. She is sitting online and she is answering. उसने पूरी, तुम तब बोलते हो जब आधे आंसर आ जाते। The downward, yes. Hey, listen. The downward filtration theory of British is associated with which of the following? अगर तुम्हें ये नहीं आया, I swear. Agriculture, industry, education and trade.
Downward filtration theory is associated with agriculture, industry, education. Yes, हम एक को पढ़ाएंगे. You will trans करा रखा है, but क्या फायदा, तुम तो बैठे हो ना इधर. ट्रेड तो क्या मतलब है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी. we will taught the lower wala strata. You will people will go to your provinces and teach other people also. क्योंकि इतने लोगों को पढ़ाएंगे तो पैसा तुम्हारे एजुकेशन में चला जाएगा. तो हम एक को पढ़ाते हैं, लॉलीपॉप भी मिल जाएगा, and you people will be able to fulfill the need of your society. Okay. Okay. Which of the following are the earliest machine-based modern industries in India? Cotton textile industry, option. Coal mining industry and jute industry. 1 to 3, 1 and 2, 1 या 2, 3. First ever machine-based modern industries in India: cotton textile, coal mining and jute industry. दिमाग लगाओ, इंडिया में, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यहाँ पर किस चीज की? Ma'am, 1 and 2. Okay, 1 and 2. Cotton and coal. इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यहाँ पर किस किस चीज की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं? जूट, कॉटन एंड कोल माइनिंग. थैंक यू. हाँ, व्हाट आई एम सेइंग, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ पर कौन? But by coal we can attain gold, na? Ma'am, cotton तो fixed है. I am agreeing to you. I have admitted coal and cotton. Admitted that. Yes, ma'am. Then we have jute. फिर ऑप्शन तीनों सही है. एक All of the above. All of the above यार. It was a land machine की बेस इंडस्ट्री सेटअप कर दिया था टू एक्सट्रैक्ट क्या बोलते हैं, फाइन मटेरियल फ्रॉम कोल. कोल सिर्फ कोल नहीं है, कोल से बहुत प्रोडक्ट और बनते हैं. इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज टू व्हेन द प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू फाइनल. इवन कोल, मैं क्या बोल रही हूँ, सोने की चिड़िया थी, सब था यहाँ पे. इवन आज भी सब है. व्हेन यू विल गो फॉर जादूगोड़ा माइंस एंड यू विल गो फॉर झारखंड वाला एरिया, the place is so rich. यहाँ पर तुम्हें यूरेनियम भी मिलता है, यहाँ पर तुम्हें कोल का भी मिलेगा, सब चीज मिलता है इधर. सी, तुम्हें पता है ना, तीनों चीजें मिलेंगी. जब तीनों सोने की चिड़िया, तीनों चीजें मिल रही है, वन एट द पॉइंट ऑफ टाइम वो मशीन लगाएंगे ही वो चीज के लिए. और ब्रिटिशर्स का इंटरवेंशन ऑलरेडी था, हमारे लिए ना, से अपने लिए लगाई थी उन्होंने. तो जस्ट यूज योर माइंड अ लिटिल बिट. मैं बोल भी रही हूँ सोने की चिड़िया था, तुम पता नहीं मुझे क्या बोल रहे हो. मैम जूट तो पक्का होगा, कॉटन भी पक्का होगा. अरे बाबा, इतना एलिमिनेट भी नहीं करना है कि बाद में ऑप्शन ही ना बचे. ओके. व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट अराइव्ड टू इंडिया? एलिजाबेथ. मेक श्योर ये भी याद रखना, फर्स्ट इंग्लिश शिप कह रहे हैं तो पहले इंग्लिश मतलब पहले फॉरेनर्स कौन थे, ये भी याद रखना. अब कुछ भी सोच समझ के एलिजाबेथ मत मार्क कर देना. What was the name of the first English ship that arrived to India? Elizabeth, Titanic, Red Dragon, Mayflower. Red Dragon. How? Ma'am, I have studied it before. Oh, nice. वो तो before भी पढ़ा, but what about you people? क्या बोलने वाले थे वैसे? टाइटैनिक तो नहीं बोलने वाले थे. तुम बोलने वाले होंगे टाइटैनिक. Mind runs that way only, हाँ. Red Dragon and Mayflower. एक तो वहां सुना नहीं चलता और एक वहां वो नहीं चलता कि वो इंडिया की बुक है तो वो ब्रिटिशर्स नहीं लिख सकते. मतलब एक्चुअली तो तुम सोचते हो ना, लाइफ में वही चलता जो तुम सोच भी नहीं सकते. वही बात क्वेश्चन की भी है. समझ में आ रहा है तुमको थोड़ा सा मेरी बात? और तुम सही में बहुत, तुम इतने कैजुअल ले रहे हो ना चीजों को. यस, बात ग्रेजुएशन होने की भी नहीं, इवन उसका भी नहीं हो रखा, बट इट इज लिटिल बिट सीरियस ऑल्सो. Okay, which of the following was the reason because of which French could not succeed in India? ये भी मैंने बताया, जो तुमने ये सही ना बताया ना. Which of the following was a reason because of which you have not studied? I am just telling this to you, but you three have studied. Which of the following was a reason because of which the French could not succeed in India in the 18th century? First is they sided with the weak Indian sides such as Chanda Sahib and Muzaffar Jung. Second is Dupleix was called back at the crucial time. Third was they conspired against the Indian power. And fourth was the trading company was heavily dependent on the French government.
बहुत दिमाग से मैंने तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का भी सक्सीड होने के रीजन बताए और फ्रेंच के सक्सीड ना होने के रीजन भी बताए. आई विल रिपीट द ऑप्शंस. They sided with the weak Indian sides. Options सभी सही लग सकते हैं. You have to mark the prominent one. Which of the following reasons that French company was not able to establish its power in India? They sided with the weak Indian sides such as Chanda Sahib and Muzaffar Jang. Dupleix was called back at the crucial time. They conspired against the Indian powers. Their trading company was heavily dependent on the French government. Everybody will keep silent. You answer me the question. They were dependent on French government. D. You? Acha, you. Are you? They sided with the weak Indian sides such as Chanda Sahib and Muzaffar Jang. थर्ड ऑप्शन क्या है ना? They conspired against the Indian powers. वो इंडियंस के खिलाफ लड़ रहे थे. थर्ड वाला है दे कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट द इंडियन पार्ट्स. मतलब जो सेंटर में मुगल्स बैठे थे और मराठास बैठे थे, राजपूत बैठे थे, वो उनके अगेंस्ट ही क्या बोलते हैं फाइट कर रहे थे. बहुत प्रोमिनेंट तुम्हें मार्क करना है. माय गॉड. ओके, तुमने क्यों बोला वैसे फोर्थ? मैम फ्रेंच से मैम फर्स्ट का वो हुआ, मतलब फर्स्ट का मीनिंग क्या है? डिसाइडेड. उन्होंने क्या किया, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग का सपोर्ट लिया जो ऑलरेडी वीक थे रूलर्स. चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग, अवध. ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थी या प्राइवेट? यही बता दो पहले मुझे. तो गवर्नमेंट की मतलब थी तो प्राइवेट थी, पर गवर्नमेंट का रोल तो था. ठीक है, सी प्राइवेट थी. ओके. और फ्रेंच वेरी नाइस. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ इंडिपेंडेंट और अ प्राइवेट कंपनी, तो उनके सक्सीड होने के चांसेस ज्यादा थे. फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दैट वाज अ गवर्नमेंट रन वो कंपनी. who have not conspired. ब्रिटिश ने conspire नहीं किया अगेंस्ट इंडियंस, फिर भी यहाँ पे जीते ना. रन योर माइंड दैट वे ना. व्हाट आई एम सेइंग. बिकॉज वो फ्रेंच गवर्नमेंट की कंपनी थी. फॉर एग्जाम्पल मैंने उस समय इन्हें बताया भी था, बट पता नहीं ये सो रहे थे, ये क्या कर रहे थे, आई डू नॉट नो. मोदी भेजता है अडानी को इन जर्मनी टू डू समथिंग. ठीक है, अब मोदी को ये एग्जाम्पल दिया था मैंने कि वो अडानी क्या हो गया था. जब अडानी खुद से जा रहा है तो अडानी प्राइवेट एंटिटी है. जब वो मोदी के थ्रू जाएगा तो मोदी उसको बोलेगा ना ये कर और वो कर, और तू नहीं सुन रहा तो तू वापस आ जा. तो कौन ज्यादा इंडिपेंडेंट है, अडानी गोइंग इंडिविजुअली टू इन्वेस्ट इन जर्मनी और अडानी गोइंग विद मोदीज परमिशन टू इन्वेस्ट इन जर्मनी? ऑब्वियसली अडानी में वो अकेले जा रहा है, उसे पता है मुझे क्या क्या करना है. हाउ विल आई रन माय बिजनेस ओवर देयर. मैंने ये एग्जांपल भी दिया था. हाँ, एग्जाम्पल ही याद रखना तुम. ठीक है. अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी annexed पंजाब in which of the following years? 1840, 1845, 49 and 1853. East India Company annexed Punjab in which of the following years? 1840, 1845, 1849 and 1853. मैम ईयर तो ध्यान नहीं है, बस ये ध्यान है कि फेब में था, इतना ही पता है बस. East India Company annexed 1840, 1845, 1849, 1853. मैम 45 या 49. 1840, 1845, 1849, 1853. मैम 45 49 में से एक. Okay, Nidhi, you?
क्यों? तुम निकल गए तुक्के के बेस पे, अदरवाइज ना तुम तो, हाँ यू आर देयर इन पंजाब, यू आर नॉट देयर क्या पंकज? 40 कह रहे हो, 49 यार, 53 में कहाँ जा रहे हो? वॉर की सिचुएशन बनने वाली थी। ओके ट्रेड तो बंद कर दीजिए ना, चार्टर एक्ट में। तो ट्रेड से क्या मतलब है? पंजाब में फिर उन्होंने बाद में 49 में मतलब चार्टर एक्ट। अरे ट्रेड बंद करने से क्या है, तुम अपने कब्जे में तो कर सकते हो ना, मत करो वहां पे ट्रेड। लड़ाई करके अपना कब्जा तुम्हें तो ले सकते हो, बाद में तो वो ब्रिटिशर्स के हाथों ही जाना है, बाहर थोड़ी जाएगा तुमसे। On which date partition of Bengal was effected in 1905? डेट बतानी है जब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। 1 जनवरी, ईयर पता है 1905, डेट है 1 जनवरी, 15 जून, 17 अगस्त, 16 अक्टूबर। पार्टीशन ऑफ बंगाल जनवरी में हुआ था, जून में हुआ था, अगस्त में या अक्टूबर में? वो तो किस्मत इतनी अच्छी कि अगर निधि, यू कैन आल्सो आंसर। Could you please pardon once more? Yes, in which date partition of Bengal was effected in 1905? 1 January, 15 June, 17 August, and 16 October. October. See, Pankaj, you know most of the things, but you are not confident. So, हाँ, who was the last Nizam of Hyderabad? Muzaffar Jung. अब ये तो तुम्हें आ जाना चाहिए इसके, बिकॉज इसके ऑप्शन बिल्कुल डायरेक्ट हैं। Who was the last Nizam of Hyderabad? Muzaffar Jung, Salbej Jung, Asaf Zah 5, Asaf Zah 6, sorry 7. Yes. हाँ ओके Mahatma Gandhi was profoundly influenced by the writing of Leo Tolstoy, Lenin, Bernard Shaw, and Karl Marx. Yes, Leo Tolstoy. The editor of Young India and Harijan was Mahatma Gandhi. मैंने ये बताया है, editor of Young India and Harijan was Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, and B.R. Ambedkar. Harijan, Mahatma शुभम यार, व्हाट इज दिस? इसीलिए बोला यंग इंडिया भी साथ में है, तो यंग इंडिया की बात कौन करेंगे? महात्मा गांधी। इन विच ईयर वास्को ड गामा लैंडेड इन कैलिकट? ये भी मैंने बताया, 1442, 1458, 1472, 1498। Everybody know this historic date. Vasco da Gama coming to Calicut. 1442, 1458, 1472 या 1498? 1442, 1458, 1472, 1498. Thank you. My God, my energy would have drained today. पता है अगर तुमने ये सही आंसर ना किया था पंकज। I know हो जाता है. There are so many things to study. Lord Macaulay is associated with, तुम्हें ये भी मैंने बताया, economic reforms, English education, unity in army, modern technology. Lord Macaulay. Economic reform, English education, unity in army, modern technologies. Yes. Good, Pankaj. Good. Thank you. Azad Hind Force was formed. हमने अभी करा in the year 1937, 42, 43, 45. और पेज पलट लो और पलट लो। अरे बहुत अच्छी बात है, एहसान कर लिया तुमने। हाँ
आजाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड इन द ईयर क्या क्या ऑप्शन है? 1937। तुम नहीं आए थे तो तुम उससे भी लगा सकते हो कब तुम नहीं आए थे। 1942, वही सोच रहा 1943 एंड 1945। पढ़ी थी तो उन्होंने इसके बाद में मुस्लिम एक हुआ था और तो पहले ही हुआ 43 से पहले तो 41, 42, 40, 39 सब आता है। 1937, 1942, 43 एंड 45 42 होगा ही कंफर्म। अब तो देख लिया। ये सामने है 1940 1937 के जो इलेक्शंस थे मैंने बताया था, एक कुछ सीटें गई थी मुस्लिम लीग पे, कुछ गई थी कांग्रेस पे। हाउ मेनी सीट्स वर एक्वायर्ड बाय कांग्रेस? कांग्रेस की 9 हो सकता है 9 है या 1937 13 थी। 37 के इलेक्शंस बोल रही हूँ मैं, माइंड। हाँ 42 में मत चले जाना। In 1937 the Congress formed ministries in, देखो 13 थी टोटल, 6 मुस्लिम लीग की थी, कितनी बची? थैंक यू। फाइन, कुछ और पूछना है? तुम ही पूछ लो यार मुझसे, मैंने तो पूछ के देख लिया। 16 वाला था जिसमें 16 किसी इसमें 5 मुस्लिम थी ना। हाँ 42 वाला। 42 वाला दैट वाज अ काउंसिल ना। इलेक्शन मतलब एक सामूहिक इलेक्शन, मतलब इलेक्शन नहीं बोलेंगे, चूज नहीं किया था, अपने ही डिसीजन लेके कुछ लोग बैठे और एक वो फॉर्म कर ली मिनिस्ट्री। हाँ अच्छा, एक और थे, मैंने तुम्हें बताया नहीं था बट फिर भी। द गदर पार्टी वाज फाउंडेड एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय मैडम भिकाजी कामा, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बोथ ए एंड बी। गदर पार्टी किसने फॉर्म करी होगी? मैडम भिकाजी कामा, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा या डी है बोथ ए एंड बी? हरदयाल तो है पर मुझे ये सारा वो पहले वाले का नहीं। हाँ लाला हरदयाल इज द ओनली ऑप्शन। दोनों है ऑप्शन की लाला हरदयाल। सिर्फ लाला हरदयाल। पूना पैक्ट, ओके यस, पूना पैक्ट वाज अग्रीड बिटवीन नेहरू एंड अंबेडकर, गांधी एंड अंबेडकर, मालवीय एंड अंबेडकर, गांधी एंड नेहरू। गांधी और अम्बेडकर जेल में हुआ था शायद। यस, ये वर्धा जेल। हाँ ठीक है, एनफ फॉर टुडे। अब पूछो क्या पूछना तुम लोगों को। यू हैव स्टडीड अर्लियर बिफोर आल्सो कुछ और चीजें? अच्छा ओके ओके, पूछो। हाँ ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट। क्या हो गया तुम्हारा? यस मेरे ख्याल 4 सितंबर से चल रहा है, तो वी हैव कंप्लीटेड विद मॉडर्न हिस्ट्री। आपका ज्योग्राफी चल रहा है, सम अदर टीचर इज टेकिंग, और शायद पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा। बोलो। मतलब मैंने एक बार तो पढ़ा ही है पर थोड़ा सा मैंने बात। हाँ हाँ प्लीज, हाँ रिवाइज करो, ऑब्वियसली सब चीज रिविजन की है तुमने, पढ़ा तो बहुत कुछ है। हाँ आपके वास्तु डिप्लोमा का ईयर तो बताया था 1498 कैलिकट। आया था वो कैलिकट ही तो था। कैलिकट में पहले, हाँ मतलब हाँ वो खाली दूर से देखते देखते आया, उससे भी पता नहीं था, तो वो क्वेश्चन का पता चला। हाँ देखा है जैसे वो वास्तु डिप्लोमा आते हैं वो आया, ही रीच्ड इंडिया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसने सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग का ऑप्शन रखा। जेमोरियन थे, कैलिकट के रूलर वो जेमोरियन उस समय। ही ग्रीटेड वास्को डी गामा। उसके बाद उनके बीच में एक ट्रेड का पैक्ट साइन हो कि आप आइए ट्रेड कीजिए, स्पाइसेस का ट्रेड हो गया, कुछ स्टोन्स का ट्रेड हो गया। तो वास्को डी गामा का सोल पर्पस था ट्रेड करना। पहले ही यूज्ड टू ट्रेड, यहाँ का रॉ मटेरियल पोर्चुगीज लेके जाओ, पोर्टुगल में उसको बेचो बेचो, आओ अच्छी कमाई उससे करो, फिर इंडिया आओ, फिर यहाँ का सामान लेके वहां बेचो। तो दिस प्रोसेस वाज गोइंग ऑन।
Until and unless जब Zamorian को लगा कि he is dominating now, सबको लेकर के आ रहा है, तो उनके बीच में क्लैश हुआ, जिसकी वजह से वॉर होता है एंड पोर्चुगीज हैव टू वाइप आउट फ्रॉम इंडिया. फाइन, ये पूरा प्रोसेस है. यस, 42, 46 की जो भी वाले हैं, इसमें आप कमिटी फॉर्म हो जाएगी विच विल बी गोइंग टिल द इंडिपेंडेंस तक. ओके, इतना पढ़ने के बाद पेपर करनी पड़ेगी. तुम इतना भी पढ़ लोगे और पेपर में थोड़ा दिमाग लगाओगे कि ये तो मैंने पढ़ा है, इस मैंने जो पढ़ा उससे ये चीज तो रिलेटेड नहीं है, तो जो वहां पर ऑप्शन तुमसे रिलेटेड नहीं लगेगा तुम उसे मार्क कर देना. अब पढ़ने पे आओगे ना तो यू हैव स्काई इज द लिमिट, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट यू हैव टू गो फॉर, एज आई ऑलवेज से, स्मार्ट स्टडी. देयर आर सो मेनी, एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग टुडे. Every third person is preparing, job, unjob, employed, unemployed, government, private, everybody is preparing. I don't know for where, but that is their choice. Prepare सब कर रहे हैं. You have to do the smart study. कि भाई अगर कल के दिन तुम ना भी निकलो तो तुमको ना तो इतना रेग्रेट रहे कि मैंने भाई सारा अपना टाइम इसमें दे दिया. ठीक है, लाइफ का, क्योंकि पता है आई वॉज गोइंग थ्रू दिस आर्टिकल, द हिंदू के एक एडिटर है, आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिमेम्बर द नेम. तो वो बोलते हैं कि मेजर चंक इस कंट्री का प्रिपरेशन कर रहा है फॉर यूपीएससी. एक मेजर पार्ट फ्रॉम 21 to 30, जो एक यूथ का एज होता है, व्हेन यू आर रिवोल्यूशनरी, व्हेन यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ, व्हेन यू हैव टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, तब लोग एक कमरे में बैठ के, उनकी दुनिया वो चार दीवारी है, देयर लाइफ इज बीन कैप्चर्ड इन द 4 walls ऑफ द हाउस. ओके, वो वहां पर बैठकर प्रिपरेशन कर रहा है. उसे नहीं पता कि, और एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है जिसका तो जो आपका सीट्स हैं वो हर डे बाय डे गिर रही हैं, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी. वंस इंडिया विल रीच एट अ पॉइंट जहां पर ना तो वो ग्रोइंग है ना पे वो ग्रोथ है, इट इज इन द सैचुरेशन वाला फेज. एवरीथिंग नीड टू बी प्राइवेटाइज्ड. बहुत चीजें प्राइवेटाइज हो गई हैं, बहुत चीजें हो जाएंगी. तुम सोचते हो कांग्रेस गवर्नमेंट सीट आके बढ़ाएगी, कांग्रेस गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा. अगर आप सब अपने हाथ में रखते हो सरकार, यूनाइटेड वेज में देयर इज नो सरकार. सरकार का काम सिर्फ एक एनार्की को एनार्की नहीं होने देना, अराजकता ना फैले. आप लॉ एंड ऑर्डर बनाते हो, दैट्स सो रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बाद कंट्री में इनोवेशंस होते हैं. वन ऑफ माय रिलेटिव्स दे लिव इन दुबई, तो their daughter when they came here, so one of my cousin brother, he was preparing for UPSC. So she said she's in 12th. We asked her, you also want to prepare for UPSC? She's like, I have never seen this culture, because वो बचपन से वहीं रहे, तो they are like, I have never seen this culture of waste. Actually for them it is a wasting, sitting and preparing for an exam for which you are not sure. I want a 10 to 5 ka job, I'm happy with that. But since she has been born and brought up in a different culture, we cannot copy paste the same thing here also, because यहाँ पे बहुत loopholes हैं. When you will go for corporate culture outside, that is so broad, or people are adopted to it. But when you will see the corporate culture in India, it is so haphazard or mismatched. मतलब no working hours. Actually, labor law का खुला खुला हनन है. ठीक है? Obviously, we don't have laws to, inculcate a decent job standard for people. That I agree. But that where I started, तो वो राइटर बोलते हैं कि मेजर चंक जो इस कंट्री का मेजर चंक, मेजर यूथ है, और मेजर एज में 21 to 30 वो चार दीवारी के अंदर बैठा है. फिर दे 30 के बाद दे क्वेश्चन कि हमारे लिए तो जॉब ही नहीं, देयर इज सो मच ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. अब यू विल गिव योर हार्ट एंड सोल. सी इवन आई ऑल्सो अग्री टू दिस कि अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है, ही सी हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज केपेबल, कि वो एक सर्विस पे जाए जो बहुत पावरफुल है और वहां से कुछ चेंज ला सके. For me, that is the only thing. बाकी पैसा तो इंसान ज्यादा कमाता है अगर वो बाहर रहे. I was going through this video of an IAS officer, retired IAS officer. So he is like, I am a IIM graduate. तो जब मेरा जॉब लगा था पहला, तो मेरा पैकेज था 24 लाख का. CTC was 24 लाख. और आज मैं जब 60 साल बाद IAS रिटायर हुआ, तो मेरा को जो पूरा पैसा वैसा सब मिला के मेरा इट was 38 लाख. तो पैसा तो मैं तब ज्यादा कमा रहा था जब मैं 24 साल की उम्र में 24 लाख के पैकेज पे गया. आज मैं 60 साल में 38 लाख का पैकेज. It was not about पैसा, it was about कि मुझे एक ऐसी पोजीशन चाहिए थी जहां पे मैं डिसीजंस ले सकूं और मेरे हाथ में पावर हो, ताकि मैं एक मेजर चेंज ला सकूं. दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल. मतलब कोई भी क्यों जाना, पैसे के लिए भी लोग जाते हैं, पावर के लिए जाते हैं, शो ऑफ के लिए भी जाते हैं. आई एम नॉट डिसएग्रीइंग टू दैट.
बट व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन, को यूपीएससी में अगर जा रहा है उसका यही एक सोल एजेंडा होना चाहिए कि मैं एक ऐसी प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए जहां से मैं चेंज क्रिएट कर सकूं। वन थिंग इज दैट आपने एक बार बहुत सीरियस अटेम्प्ट दिया, नहीं निकला, फिर बच्चे दोबारा बैठ रहे हैं, फिर तिबारा बैठ रहे हैं सब छोड़ के। सी मतलब मेरा पर्सनली मानना है 3 बार तो यार चलता है कि तुमने सब दुनिया त्यागी, 3 साल वेस्ट करना इज नॉट अ वेस्ट, और वो भी यूपीएससी के लिए वेर यू गेन अ लॉट। आई तो ऑलवेज बिलीव कि कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा सीन था, तो आई एम नॉट लाइक कि मैं यूपीएस बुक्स पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे यूपीएससी स्पेसिफिकली मेरे दिमाग में था, बिकॉज आई वाज समबडी हु वाज वेरी कीन टू स्टडी बुक्स। तो मुझे बुक्स पढ़ने का शौक था, इसीलिए मैंने हर चीज करा। फिर माय ब्रदर, माय कजिन वाज प्रिपेयरिंग, तो आई यूज्ड टू सी ही हैड नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, तो ही इज लाइक, मैंने बोला अच्छी बात है यार यूपीएससी नहीं निकालना, बट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, हाउ जोग्राफी इज रिलेटेड, हाउ डेक्कन प्लेटू इज डिफरेंट एंड हाउ हिमालयस आर डिफरेंट। दैट इज ऑल यू स्टडी इन यूपीएससी, दैट इज वेरी इंग्रॉसिंग। तो वो चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, सो आई गेट इनटू दिस कि भाई पढ़ते हैं, एटलीस्ट आपका हॉराइजन ब्रॉड होगा। बट दैट इज नॉट द, कोई पागल थोड़ी है जो यूपीएससी करना नहीं और पढ़ने बैठ रहा है, उसका कोई नहीं होता ऐसा। बट आई बिलीव दिस शुड बी देयर इन द करिकुलम कि 1 साल के बाद ना बच्चे को बोलो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर, क्योंकि उसको सब पता होता है कि आप एथिक्स भी पढ़ रहे हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर मेंस आपको पता है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। यू आर आल्सो स्टडीइंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इफ चंद्रयान इज गोइंग ऑन, तो चंद्रयान का कौन सा पावर मॉडल है, उसमें क्या क्या फ्यूल यूज करा गया है, उसको कब जाके कौन से ग्रिड पे छोड़ा जाएगा, दैट इज ऑल्सो नॉलेज। यू आर स्टडिंग अबाउट यूपीआई कैसे चल रहा है, हाउ आप भीम पे अपना एक कोड सेटअप कर रहे हो एंड देन योर मनी इज गेटिंग डिडक्टेड, दैट इज पार्ट ऑफ यूपीएससी, यू रीड दैट इन यूपीएससी। So much awareness when you go I was there in Kerala for one of my field work way back, तो people are so aware there, so aware, मतलब इतना awareness है आप उनको बेवकूफ बना ही नहीं सकते हो। Obviously that is high। और हमारा सफर करने का रीजन क्या है, we don't have literacy, हमें पता ही नहीं हमारा क्या चल रहा है। किसी ने फोन मांग लिया, फोन दे दिया, किसी ने फ्रॉड का मैसेज भेज दिया, उस लिंक पे क्लिक दबा दिया, किसी ने फोन कर दिया आपकी लॉटरी लगी, चले गए आगरा, गाड़ी मिल रहा है जी हमें। आई हैव रिलेटिव्स, पता है उनको ऐसा कॉल आया कि आपका सफारी बुक हुआ, आपका ये लॉटरी लगा है, उन्होंने किसी को, उनको लगा नजर लग जाएगी अगर किसी को बताएंगे, और वो दोनों मतलब फादर और सन उठे और वो आगरा चले गए कि पैसे वैसे लेके, उनको बंदा मिला, उससे पैसे लिए, बोला हम पैसे लो, आप बैठो, हम बाइक में आ रहे हैं, आप ऑटो से आओ। उसके बाद बाइक का ही पता नहीं चला। वो दोनों जब घर आए तो इतना कंडीशन खराब था क्योंकि किसी को बता के नहीं गए थे, ये सोचो कि जब सफारी लेके आएंगे तभी बताएंगे, अभी क्या बताना है। तो 50 lakhs मतलब कहाँ से इकट्ठे करे होंगे। सी दिस इज द कंडीशन इन द कंट्री राइट नाउ। समझ भाई, दिस इज अ मेजर, वो पता है मतलब ये इतना हमारे लिए, इतना हमने, तुम बताते तो एटलीस्ट, कह रहे थे हम लोग, सोचा क्या बताना है, जब लेके आएंगे तब बताएंगे कि इनको कैसे लॉटरी लगा। मेरे को क्या है, इंस्टा पे किसी का मैसेज आया था, ये विजिट में आप को कितना मिलना है, तो अपना गूगल पे नंबर, मैंने कहा अपना एड्रेस नंबर बता देंगे, तो मैसेज सी वो उसका नाम नंबर मिलता है ना, वो समझ गए ना कि थोड़ा बहुत ये भी ज्ञान का ही पार्ट था किसी पे। अरे इट्स नॉट अबाउट केबीसी, इट्स अबाउट लैक ऑफ अवेयरनेस। भाई कुछ नहीं पता, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है दिन दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि क्या है, घर में आंटीज को गॉसिप से फुर्सत नहीं है। भाई थोड़ा न्यूज पढ़ लो, किसी का बेटा बेटी कुछ भी करें, किसी के अच्छा नहीं कर रहे हैं इस कंट्री में, किसी का बेटा बेटी अच्छा नहीं कर रहे, सब एक नंबर के पहुंचे हुए लोग हैं, बट फिर भी हर कोई समझता हमारा बच्चा, पूरा मोहल्ला कहता है इसके बराबर तो कोई बच्चा नहीं है, उसके दोस्तों से पूछना, उसके बराबर सही में कोई नहीं है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इवन आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, मतलब डिस्टेंट फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स भी हैं, उनके पेरेंट्स को लगता है कि बेटा थोड़ा समझा, इसको इतनी बोली है। मैंने कहा ये बोली है, ये अगर बोली है तो लोग मर गए, फिर बोले लोग तो दुनिया में। मतलब अपने को, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन दैट ऑल्सो, हमारे पेरेंट्स को हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अरे हम नहीं अच्छे यार, वी हैव इन दिस 21st सेंचुरी, और कलयुग है ऊपर से ये। तो किसी पे कमेंट्री करने से अच्छा है एक कंट्री का कल्चर हो, वेयर यू रेड, वेयर यू स्टडी, वेयर यू हैव बुक्स इन योर हैंड्स। नहीं, लेकिन फिर शो ऑफ कैसे होगा कि हमारे पास कौन सी गाड़ी है, हमारे पास कौन सा घर है, हमारे पास इतना, इस कंट्री में इतना ट्रेंड है ना शो ऑफ का, इतना ट्रेंड है, माय गॉड, आई एम सरप्राइज समटाइम्स। आप घूम, अंदर से तुम लोगों की लाइफ में इतना कलेश चल रहा है, बट तुम इंस्टा पर ऐसा फोटो डालोगे कि दूसरा ना, मतलब जो बेचारा थोड़ा अपने को उठाना चाह रहा होगा, उसे लगेगा कि माय गॉड यार मेरी लाइफ में कितना खुश है। अरे एकदम ट्रू, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। आई नेवर पुट एनीथिंग, आई नेवर चेंज माय डीपी, आई नेवर पुट माय स्टेटस, आई नेवर पुट माय इंस्टाग्राम, मोस्ट ऑफ द टाइम आई केप्ट इट डीएक्टिवेटेड। लिंक्डइन इज देयर, दैट इज फॉर मतलब शेयरिंग, उसमें कुछ ऐसा है नहीं ना, मैं लिंक्डइन पे ये करती हूँ, दिस आई एम डूइंग, दिस करियर हाइट आई हैव रीच्ड। अरे आई नो व्हाट माय
career, see, maternal happiness is nothing. It is a spiritual happiness or your peace inside that matters. मतलब आपको हर चीज से ठीक है इतना मतलब मैं देखती हूँ पर्सनली, मुझे पता है कि तुम हमारी लाइफ में कितने बड़े कलेश हो, तुम गुजरो, बट वो फोटो ऐसी डालेंगे मतलब कि मुझे लगेगा यार इतनी खुशी अचानक से, क्योंकि किसी चीज से बाहर निकलने के लिए यू रिक्वायर अ मंथ, कपल ऑफ मंथ्स, बट अब नेक्स्ट डे यू आर सो हैप्पी. This is the trend in this country has been set up. My God, I'm so surprised. I have few Malus, मतलब मेरे कुछ friends हैं, they are Malayalis. They don't have this culture of क्या बोलते हैं? They are from Kerala, obviously. They don't have this culture of show off. They are like very chill, very cool. Okay, they have their own life. They are at peace. मैं तो ये पूछता था वो कैसे रहते हैं नॉर्मल. हाँ, basically Kerala मैं बोलूँगी because Tamil also I have, even some of the Tamils are little bit arrogant and हाँ arrogant है little bit, और Kannadi's are like अपने में खोए हुए, but Malus are so sharp, so chill, so sharp, but they are still very chill. They don't have वो अपना बेस्ट करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुमको कितना करना है, तुम क्या लाइफ में करो. They are so chill. नहीं भी कर रहे हो, अच्छा खासा 10-12 लाख का जॉब छोड़ के अब हाई स्टडी कर रहे हैं, क्यों? Because they have their goals set different. उन्हें नहीं फर्क पड़ता. यहाँ तो अगर पहले नौकरी छोड़ना, पहले अपने को छोड़ो, पहले मैं ये सोचूंगा मेरे बारे में कौन क्या सोचेगा, पहले वो लिस्ट बनेगी इधर. कुछ नहीं भाई. और फिर अच्छा अब प्राइवेट में नहीं, प्राइवेट में तो कोई कल्चर नहीं. अरे प्राइवेट में नहीं, सरकारी नौकरी होती तो हम बात करते. अरे सरकारी नौकरी जैसी. अरे मैं बता रही हूँ, दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल. My people ask my dad what is she doing. She's in research. She's a research scholar and she's mostly into private entities. So they are like, it's a private. नहीं सरकारी में होती है. नहीं, इसे पैकेज भी अच्छा है. This is also the fact. 50 लाख का पैकेज भी है ना, अगर तो पता है बोलते हैं प्राइवेट में क्या है. अभी नौकरी से हटा देंगे वो तो. प्राइवेट है वो लीगल सर्विस है इसमें आपका आरबीआई तो दिल्ली गुड़गांव तो 2 दिन काम बाकी अरे बड़ा इशू प्राइवेट का. और पता है कोई ऐसा अलग से सुन लेना कि मतलब फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम उत्तराखंड ओनली, ठीक है, तो मेरा सारा कल्चर मेरा सब उत्तराखंड है, मतलब सब कुछ यहाँ से रिलेटेड है. तो कोई सुन ले अगर कि व्हाट इज शी इनटू रिसर्च. अरे कौन सी रिसर्च, क्या रिसर्च क्यों करनी है, कुछ नहीं है, नौकरी लगाओ, अपना तनख्वाह लो और घर बैठो. अरे भाई हाँ, सरकारी नौकरी अगर 5,000 भी दे रहे हैं ना वो तुम्हें, फिर चाहे वो तुम्हारी वहां पे कोई बैठ, तुम्हें इतना डीमोटिवेटेड फील हो रहा है कि यार मैंने इतना नॉलेज लेके क्या किया, पर तुम्हें करनी सरकारी नौकरी है. आई एम वेरी लकी, माय फादर इज वेरी सपोर्टिव, नॉट माय मदर बेसिकली बट माय फादर इज वेरी सपोर्टिव, बट उनका भी ठीक है. शी इज लाइक ओके, तो इज लाइक ओके डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, देयर इज ओनली वन लाइफ नो. तो आई एम लाइक ओके फाइन, आई हैव क्रैक्ड यूपीएससी, आई हैव रीच्ड दैट पोजीशन, आई एम नाउ इन मिनिस्ट्री, हो गया सब हो गया. व्हाट इज द पॉइंट, मतलब आई डोंट फाइंड एनी पॉइंट. ठीक है सब हो गया, एट द एंड ऑफ द डे इट इज समथिंग की मजा नहीं आया वाली बात. तो इट इज अ थिंग कि अरे भाई सब, मैं आजकल किसी से भी सुनती हूँ 12th के बाद क्या करो, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो ना. क्यों, मतलब 700 सीटें हैं जिनमें से 150 समथिंग आईएएस ही जाएंगे, उसके बाद के सर्विसेज डिग्रेड होने लग जाएंगे. 700 से भी अब धीरे धीरे कम होंगी. तो इतना सारा यूपीएससी करके क्या करेगा भाई. देयर आर जॉब्स इन द कंट्री, देयर इज अ रिसर्च एनालिस्ट का जॉब, देयर इज प्रोजेक्ट मैनेजर, देयर इज अ डेवलपमेंट सेक्टर, देयर इज आईटी सेक्टर. क्यों तुम्हें यूपीएससी करना है, एवरीबडी इज सो इनटू यूपीएस. चलो तुम करो, एक यूपीएससी करो, आई एम नॉट सेइंग मत करो, अच्छा है यूपीएससी का प्रिपरेशन सबको एक बार करना ही चाहिए, दैट आई पर्सनली एग्री. 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, 3 साल, तीसरे साल तक प्रीलिम नहीं हिल रहा है, फिर भी उम्मीद रखता है कि चौथे साल हो जाएगा. मेक इट अ पॉइंट, 3 साल तक मैं सबको ये बोल रही हूँ, whosoever is sitting here, 3 साल तक गिव योर बेस्ट, सब छोड़ छाड़ के अगर तुम प्रिपरेशन करना, यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन सोसाइटी, 3 साल तक अपना जी जान लगा दो. उसके बाद नहीं निकलता, प्लीज लीव दैट थिंग देयर ओनली, switch to something else, start your life. You are not going to get this life again, let me mind you, there is only one life. Happiness, sadness, जैसी जनरेशन में हम जा रहे हैं, there are so much healthcare concerns इतने हैं, there is so much pollution इतना है, we are running into a very bad phase. We don't have time, actually we don't have time. जो भी कमा रहे हो, जैसे भी कमा रहे हो, spend it with people, your family you love, spend it with somebody you have in your life, do it for anybody who is there. But don't
take major chunk of your life for this preparation. I'm into this, मतलब I'm teaching you people, but still I'm saying, हाँ तुम्हें खुशी के लिए पढ़ना है कि ठीक है तुम्हें ज्ञान लेना है, do that also. उसके लिए भी मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि किसी किसी की खुशी ना ज्ञान लेने में होती है कि हम we are sitting in the class में अच्छा लग रहा है, we are listening, we have a teacher, interactive teacher, we have things to study, it is good. ये करना है करो, but make sure do not spoil major chunk of your life after this preparation. This is a very you know, इसे बोलते हैं harmful वो cobweb. इसके अंदर फंसते जाते, there is no coming back. Whole lot of your life is gone, 30 plus years are gone. Then you are left with only one option, शादी करो, get yourself settled with somebody, और घूमने का पैसा है तो घूमो, नहीं है तो फिर वो सेम लाइफ में जाओ. तो जब वो सेम लाइफ करनी है उसको थोड़ा पहले करो, ताकि एक एज तक आके तुम सेटल हो जाओगे. इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं, किसी का नाम नहीं सुन रहे हैं हम, एक दो ही हैं जो थोड़ा नाम है, जो मेजर इम्पैक्ट करे, बाकी सब वही 40-50 हजार सैलरी लेते हैं, अपने घर में बैठते हैं. किसी को इशू नहीं करना है सिस्टम के साथ एंड द मिनिस्ट्रीज के साथ. ओके, सो प्लीज मेक दिस इज अ पॉइंट. पढ़ना है खुशी के लिए पढ़ो, बोदेशन में मत पढ़ो, ठीक है. एक टाइम फ्रेम डिसाइड करो कि 3 years तो 3 years, नॉट मोर देन दैट. 2 years तो 2 years, नॉट मोर देन दैट. मेरी खुशी है, उसके बाद मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में रैंडमली जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, दैट इज माई चॉइस. बट आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. इज लाइक कि भाई ठीक है, लाइफ चले गई ना, दोस्तों के साथ घूमे ना, एंजॉय करा ना, लाइफ देखा ना. मैं ये नहीं बोल रही हूँ दोस्तों के साथ घूमने का मतलब तुम बावरे बने पड़े हो, डेली आउटिंग कर रहे हो, डेली जा रहे हो, गलत हैबिट्स में अपने को इंडल्ज कर रहे हो. कॉर्पोरेट इज अ वेरी डिफरेंट कल्चर. मतलब मुझे कोई बोलेगा आई वोंट बी एबल टू सूट दैट, बिकॉज कल्चर है थोड़ा, यू हैव टू मैच द ट्राइब. और फिर क्या, इफ यू आर नॉट अमंग दोस ट्राइब, तो तुम वो ट्राइब बन जाते हो इवेंचुअली. यू हैव टू अटेंड द लेट नाइट पार्टीज, यू हैव टू बी इन दैट हैबिट. हाँ, और कोई नहीं चाहेगा कि मैं संडे को किताब पढूं आफ्टर सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन. नहीं होता. बिल्कुल, आई अग्री. स्विच करेंगे हम, प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बनेंगे, एवरीथिंग इज देयर. अगर हम एसोसिएट हैं तो हाउ वी विल जंप इनटू कोऑर्डिनेटर, हाउ वी विल गो फॉर द मैनेजर वाला पोस्ट. पूरा वीक. और पता है कॉर्पोरेट में भी बहुत कम लोग हैं जो हाइक का सोचते हैं. कुछ लोग वो सेटल्ड हैं, 10 से 5 में वो सेटल हैं, उनको वीकेंड एक चाहिए एंजॉय करने के लिए. पैसा खराब, मतलब खराब जो उनका अच्छा लगता है, तो वो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, पैसे स्पेंड करने के लिए, एंड दैट इज इट. और फिर इंस्टाग्राम तो है ही आजकल, तुम रील बना लो, यू विल गेट पब्लिश. फिर तुम्हारा आउटलुक डिफरेंट हो जाता है ना. एक तो आप थोड़ा एंटिटी में आ जाते हो कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मेरे को अपना डेकोरम कैसे मेंटेन करना है, मुझे चलना कैसे है, मुझे खाना कैसे. देयर आर सो मच. पता है once I was going through this interview of Lata Mangeshkar, so she was telling कि क्या आप चाहेंगी लोग लता मंगेशकर बने, तो बोलते हैं मैं कभी नहीं चाहूंगी कि लता मंगेशकर बने. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी लता मंगेशकर, बिकॉज आप पब्लिक फिगर है, आपको खाना कैसे, चलना कैसे, पब्लिक इज डिसाइडिंग दैट. मैं कहीं पर किसी ऐसी पोजीशन में, तो आई एम गेटिंग कैप्चर एवरीवेयर, एवरी आई इज ऑन मी. सो पता है लाइफ के प्रोज एंड कॉन्स है. अल्टीमेट ट्रुथ इज दैट कि यू हैव टू फाइंड द पर्पस, व्हाई आई एम हियर. हो गई मजाक मस्ती, हो गया खेलना कूदना, हो गया एंजॉयमेंट. अब व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज द, मतलब आई एम गोइंग इनटू लिटिल बिट ऑफ दैट साइड, बट दैट इज आल्सो अ पॉइंट. बिकॉज हम सब अभी बेहोशी में, इवन नॉट यू पीपल, आई एम आल्सो, हम सब अभी बेहोशी में. हमें लगता है यही जिंदगी होती है. हम आते हैं, एक इवेंट होता है, फिर वो लाइफ पे चलता है, कुछ चीजें खुशी देती हैं, कुछ गम देती हैं. मन से सोचो हम सेटिस्फाई किस चीज में. क्रैकिंग यूपीएससी इज अ सेटिस्फैक्शन. लगता है ऐसा कि अगर यूपीएससी एक बार हो गया, लाइफ के एकदम सेट है. आस्क देम हाउ अपहीवल, लाइफ में कैसे अपहीवल्स होते हैं, हाउ डिफिकल्ट. पहले तो 32-33 साल में निकलते हैं, फिर वहां जाते हैं, फिर वो स्पार्क तो गया 24-25 की साल वाला. अब तो ऐसा भाई कोई मिल जाए बढ़िया, ना भी मिले तो हम अकेले जी लेंगे. जब इतना मेजर पार्ट अकेले काट लिया, तो अब किसकी जरूरत होगी लाइफ में. और बेस्ट भी है, खैर एक तरफ से वो बेस्ट भी है. ये तो सब बोलने की बातें होती है, अकेले आए अकेले जाना है. व्हाई टू हैव समबडीज प्रेशर ऑन योर हेड कि अभी किसी को खाना नहीं है, अभी किसी को सोना है, तो मुझे उसको बात करना, तो अपना नींद डिस्टर्ब करके फोन कॉल्स पे लगे रहो. मुझे कहीं जाना है, बट दैट पर्सन इज नॉट अग्रीइंग, तो उस सब चीजों में हम घुसते रहे. दैट इज अ डिफरेंट कल्चर. कि मतलब या तो ये वाला पॉपुलेशन यूपीएससी की प्रिपरेशन का है, या ये वाला पॉपुलेशन किसी के साथ अपनी लाइफ को इमेजिन करा जो पॉसिबल नहीं होती है. तो ये सब कल्चर है इस कंट्री के. अल्टीमेट पर्पस क्या है, एवरीबडी इज अनअवेयर ऑफ दैट. व्हाई वी आर हियर, व्हाट वी हैव टू डू, क्या है अल्टीमेट हैप्पीनेस. क्रैकिंग यूपीएससी, becoming a good research scholar, sitting in a ministry, becoming a politician, what is the aim. फिर क्या होता है, हमें कोई चीज मिल जाती है, हम उसमें बिजी हो जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं.
फिर हम उसके पीछे इतने लग जाते हैं, काम है, ये करना है, वो करना है, आज हमारा मीटिंग है, कल हमें वहां जाना है, परसों हमें वहां जाना है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर एट अ फेज यहाँ पर फिर लाइफ अब आपका वापस जाने का टाइम शुरू हो जाता है। तो मतलब मेरा टोटल ये सब ज्ञान देने का ये मतलब था, वॉट एवर यू आर डूइंग बी मीनिंगफुल अबाउट इट, कि मुझे कब तक ये करना है, कितना मेजर मुझे टाइम इसमें देना है, कितना वेस्ट करना है, कितना मुझे लिए हैपनिंग, कितना टाइम पढ़ना, कितना देर पढ़ना मेरे लिए हैपनिंग है और कितना देर पढ़ना मेरे लिए टाइम वेस्ट है। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ लगे हो एक रास्ते से लगे हो, पता ही नहीं है दिन दुनिया का क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है ना। तो जस्ट गो विद दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, तो वी आर डन विद टुडे आई थिंक।